यहां पहुंचने से पहले उसने ऐसे अवसरों को हासिल करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद चेयरमैन से बस इतनी थी कि वो उसे केवल एक ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में रखे। सिर्फ उतने से ही वो संतुष्ट हो जाती। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अपना सपना पूरा कर लेगी और कंपनी के शीर्ष पर पहुंच जाएगी। विक्रम ने इस बात को भांप लिया और दृष्टि की ओर देखकर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह सच है। हालांकि आपको कुछ समय के लिए एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में रखा जाएगा। किंग ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक करने के बाद ही आप पूरी तरह से इस पद को प्राप्त कर पाएंगे। बेशक आप अपनी पोस्ट के सभी अधिकारों का आनंद ले सकेंगे। आखिर में अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो ये कंपनी को भारी मुनाफे के साथ एक मजबूत ब्रांड प्रभाव भी लाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो पोटेंशियल है, मेरी उससे काफी उम्मीदें हैं। आपके लिए ये एक अच्छा मौका इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त रायजादा ज्वेलरी ग्रुप को खास ऊंची क्वालिटी के ज्वेलरी प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है। मेरी राय में ज्वेलरी डिजाइनिंग में आपका जो हुनर है वो इस स्थिति के लिए काफी से भी कहीं ज्यादा है। विक्रम ने विश्वास के साथ कहा, डोंट वरी, आप बस ऑफर स्वीकार करके आगे बढ़िए, अपना 100% दीजिए। मैं यहां आपको सबसे बड़ा समर्थन देने के लिए रहूंगा। दृष्टि से अपना उत्साह संभाले नहीं संभल रहा था। उसने गहरी सांस लेकर उस पर काबू पाया और खुद को शांत करते हुए कहा, विक्रम सर, मुझे ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये प्रोजेक्ट सफल हो और मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। आपको मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए शिवम की ओर देखा। ये देखकर कि आपके पति ने आपके साथ किंग ऑफ द वर्ल्ड को कैसे डिजाइन किया है, ऐसा लगता है कि उनके पास भी गहनों के डिजाइन में बहुत अच्छा कौशल है। क्या आप भी ज्वेलरी डिजाइन टीम में शामिल होना चाहेंगे? दृष्टि ने शिवम की ओर देखा और पलकें झपकाई। तुम्हें क्या लगता है? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास ज्वेलरी डिजाइनर बनने के लिए खास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, पर हाँ, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनकर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। दृष्टि ने सिर हिलाया और अपनी निगाहें वापस विक्रम की ओर घुमाई। विक्रम सर, क्या शिवम मेरा हेल्पर हो सकता है? आपको मुझसे इसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, विक्रम ने जवाब दिया। आपकी पसंद पर मैं शक नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मुख्य डिजाइनर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आप ज्वेलरी डिजाइन टीम की मैनेजर खुद हैं। अपने एम्प्लॉयज खुद चुनना आपके अधिकारों में से एक है। 2 मिनट बाद विक्रम टोकस और दृष्टि जोशीले तरीके से ऑफिस से बाहर निकले। उन्हें इतना खुश देखकर कंपनी के बड़े से बड़े अधिकारी सोच में पड़ गए कि अंदर ऐसी क्या चर्चा हुई होगी। ऑलराइट, अटेंशन प्लीज, आप लोग जो कर रहे हैं उसे रोक दें, विक्रम ने कार्यालय में सभी अधिकारियों के सामने खड़े होकर कहा। अचानक कंपनी के सभी वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालय की कुर्सियों से उठ खड़े हुए और उनकी ओर देखने लगे। विक्रम ने फिर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं अब ऑफिशियल तौर पर घोषणा करता हूं कि भविष्य में कंपनी की ज्वेलरी डिजाइन टीम का नेतृत्व हमारी न्यूली प्रमोटेड एक्टिंग चीफ डिजाइनर अधिकारी डायरेक्टर दृष्टि नारंग करेंगी। इसके अलावा अब वो पूरी तरह से डिजाइन विभाग की इंचार्ज हैं। तो आप सब उनसे अच्छा व्यवहार करें और एक दूसरे को जान समझ लें। जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, ऐसे शब्दों को सुनकर मौजूद उच्च अधिकारी डर गए और उन्होंने दृष्टि को अविश्वास की नजर से देखा। क्या चीफ डिजाइनर अधिकारी? इतनी बड़ी पोस्ट संभालने की इसकी औकात भी है? चेयरमैन विक्रम की बातें सुनने के बाद तान्या ने चौंकते हुए भाव से कहा। एक जोर के झटके जैसे लगने वाली इस खबर ने उसके अंदर के तार तार हिला दिए। पिछले कुछ वर्षों में नाम से डिजाइन विभाग के उप निदेशक होने के बावजूद तान्या वास्तव में हमेशा विभाग की प्रमुख रही हैं। डिजाइन विभाग के निदेशक के रूप में दृष्टि के प्रमोशन के बाद उसे उसके आदेशों पर काम करना पड़ेगा। ये बात वो हजम नहीं कर पा रही थी। विक्रम ने तान्या को ठंडेपन से देखा। क्या आप मेरे फैसले पर सवाल उठा रही हैं? विक्रम की भेद देने वाली निगाहों का सामना करते हुए तान्या का दिल घृणा और अपमान से भर गया। हालांकि
वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन वो तर्क वितर्क से अपने गुस्से को दबाने में कामयाब रही। विक्रम टोकस के नारंग ग्रुप में आने से पहले कंपनी में किसी ने भी उसे डांटने या ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। चेयरमैन विक्रम, आपको नहीं लगता कि ये निर्णय बहुत जल्दबाजी में लिया गया है? अब मेरा मतलब है कि आप सीधा किसी को मुख्य डिजाइन अधिकारी के पद पर कैसे रख सकते हैं? दर्श सिंघानिया ने असंतोष के साथ कहा, इसके अलावा दृष्टि मार्केटिंग विभाग में सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉय थी, उसे तो इस डिपार्टमेंट की कोई नॉलेज भी नहीं। ज्वेलरी डिजाइन टीम हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के विकास से संबंधित है, इसलिए हमारी इंडस्ट्रियल चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दर्श ने अपनी ओर से इस फैसले के खिलाफ तर्क पे तर्क देने की पूरी कोशिश की। दृष्टि नारंग किसी भी रूप में मुख्य डिजाइनर अधिकारी बनने के काबिल नहीं है, ना ही उसका रिज्यूमे इस लायक है और ना ही अनुभव। मुझे डर है कि कंपनी के बाकी कर्मचारी भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं होंगे। दर्श की बात सुनकर विक्रम की हंसी छूट गई। हंसी रोकते हुए वो बोल पड़ा, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी राय पूछ रहा हूं? विक्रम ने दर्श को देखा। दृष्टि नारंग का ड्राफ्ट डिजाइन मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है। मेरा मानना है कि वो मुख्य डिजाइन अधिकारी बनने के पूरी तरह से योग्य है। वाइस चेयरमैन मिस्टर दर्श सिंघानिया, अगर आपको मेरे फैसले से कोई समस्या है तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वोट देने के लिए बुला सकते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कितने लायक हैं। विक्रम ने दो टूक कहा। दर्श को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे खुद महसूस हो रहा था कि वो फटने वाला है, पर उसने किसी तरह अपने गुस्से को दबा लिया। सिंघानिया परिवार के प्रतिष्ठित सबसे बड़े बेटे और दिल्ली शहर में सिंघानिया परिवार के भावी उत्तराधिकारी के रूप में उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था जहां उसे दूसरों द्वारा नीचा दिखाया गया हो। नारंग परिवार के लोग विक्रम टोकस से डर सकते हैं, पर दर्श सिंघानिया के पास ऐसा महसूस करने की कोई वजह नहीं थी। अगर ये रायजादा ग्रुप के प्रेसिडेंट नितिन रायजादा होते तो वो निश्चित रूप से उनका सम्मान करता, पर विक्रम टोकस रायजादा ग्रुप का महज एक सेक्रेटरी है। उसे रायजादा के बराबर सम्मान देने की दर्श को जरूरत महसूस नहीं हुई। इसके अलावा उसका मुख्य बिजनेस तो सिंघानिया ग्रुप में है, यहाँ तक कि अगर वो नारंग ग्रुप में अपने सभी शेयर खो देता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निकाल भी दिया जाता है तो वो अपने पैसे की बस एक छोटी सी राशि खोएगा। दर्श ने मन ही मन सोचा। चेयरमैन विक्रम, यकीन मानिए मेरा आपके खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है। उससे क्या मिल जाएगा मुझे तो हमारे ग्रुप के विकास की चिंता है, दर्श ने स्पष्ट रूप से कहा। हालांकि उसने विक्रम के फैसले का खंडन नहीं किया, पर वो उस फैसले से सहमत भी नहीं था। विक्रम ने उपहास किया और धीरे से कहा, आपको मेरे फैसले से एतराज है, अच्छी बात है, किसी को तो होना चाहिए, पर अभी मेरे पास एक उससे भी ज्यादा जरूरी बात है जिसकी घोषणा करनी है। मैंने तय किया है कि कंपनी का एक्सपेंशन अब मुख्य रूप से नए डिजाइन की ज्वेलरी बनाने और बड़ी मात्रा में क्रिएटिव डिजाइन ड्राफ्ट्स इकट्ठे में ध्यान केंद्रित करेगा। किंग ऑफ द वर्ल्ड को व्यक्तिगत रूप से दृष्टि नारंग द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे आधिकारिक तौर पर हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स में से एक के रूप में स्थापित किया जा चुका है। ये 10 मिलियन का ज्वेलरी प्रोजेक्ट भी हमारी न्यूली प्रमोटेड एक्टिंग चीफ डिजाइन अधिकारी दृष्टि नारंग ही संभालेंगी, विक्रम ने कठोर अभिव्यक्ति के साथ कहा। इसके अलावा कंपनी अपने नवीनतम ज्वेलरी डिजाइन को जनता के लिए जारी करने के लिए 1 महीने के समय में एक ज्वेलरी प्रदर्शनी का आयोजन करेगी। इस समय के दौरान कंपनी में कोई भी नए ज्वेलरी प्रोजेक्ट विकसित कर सकता है और कंपटीशन में भाग ले सकता है। इस प्रदर्शनी में जो भी पहला स्थान प्राप्त करेगा वो कंपनी का आधिकारिक मुख्य डिजाइन अधिकारी बन जाएगा। तो विक्रम ने एक छोटा विराम लिया और अपनी निगाहें घुमाई और आगे बढ़ने से पहले तान्या और दर्श की ओर एक चालाक मुस्कान की गोली मार दी। अगर आप मेरे फैसले से असंतुष्ट हैं तो आप बोलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 करोड़ का एक ज्वेलरी प्रोजेक्ट? तान्या ने हक्की बक्की होकर पूछा। बिल्कुल नहीं। क्या इस तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दृष्टि जैसे नौसिखिए को देना बर्बादी के बराबर नहीं होगा? वो अब कंपनी की नई एक्टिंग चीफ डिजाइनर अधिकारी हैं।
विक्रम की बातों से पूरे ऑफिस में काफी हंगामा मच गया। मौजूद सभी प्रबंधन कर्मचारी बहुत आश्चर्यचकित थे। वो आपस में ही चर्चा कर रहे थे। सबके अलग अलग भाव थे। उन सभी को ईर्ष्या हो रही थी कि दृष्टि को इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभालने का अवसर मिला, लेकिन सामने किसी की भी सीधे चेयरमैन विक्रम टोकस से सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे कि दर्श कर बैठा था, ज्वेलरी एग्जीबिशन जिसका प्रचार किया जाएगा। दर्श के साथ नजरों का आदान प्रदान करते हुए तान्या ने जरा राहत की सांस ली। चेयरमैन विक्रम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि मुख्य डिजाइन अधिकारी जिस पर आपकी नजर और उम्मीदें टिकी है, वो आखिरकार ऐसा करने में सफल होने ही नहीं वाली, दर्श ने कहा। तान्या ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, चेयरमैन विक्रम, मैं भी अपनी खुद की ज्वेलरी डिजाइन भेजकर कंपटीशन में हिस्सा लूंगी। जब ज्वेलरी एग्जीबिशन खुलेगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी में सबसे लायक ज्वेलरी डिजाइनर वास्तव में कौन है। विक्रम ने एक भाव रहित मुस्कान के साथ हल्के से कहा, आप सब अब अपने अपने काम पर वापस जा सकते हैं। इतना कहकर वो मुड़ा और अपने ऑफिस में चला गया। इतने लोगों को अपने खिलाफ देखकर दृष्टि का मन एक पल के लिए दुखी हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की और मन में सोचा कि उसे इस ज्वेलरी प्रदर्शन में अपने डिजाइन्स के जरिए खुद को साबित करना है, तान्या से जीतकर बाहर आना है, ताकि वो विक्रम द्वारा दिए गए इस महान अवसर का पूरा फायदा उठा सके। तब तक तान्या ने एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ दृष्टि को ताना मारा, चेयरमैन ने तारीफों के पुल बांध लिए, उसका ये मतलब नहीं कि तुम गलत फहमी में पड़कर आसमान में उड़ने लगो। सच्चाई तो ये है कि तुम में कोई टैलेंट नहीं। ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिरो और सारी दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ा दे। किसे किसे बेवकूफ बनाओगी। प्रोफेशनल्स का टैलेंट क्या होता है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मुझसे तो तुम सपने में भी नहीं जीत सकती। सिर्फ एक एक्टिंग चीफ डिजाइन ऑफिसर हो तुम। कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट में फैसला लेने का तुम्हें कोई हक नहीं, तान्या ने आत्मविश्वास से कहा। चूंकि दृष्टि को पहले कभी भी गहनों के डिजाइन में कोई वास्तविक अनुभव नहीं था, वो उससे कैसे तुलना कर सकती थी। मैं निश्चित रूप से तुमसे नहीं हारूंगी। दृष्टि ने अपने होंठों को काटा और उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। तो बस रुको और देखती जाओ, तान्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। विक्रम की गैर मौजूदगी में दर्श भी दृष्टि का मजाक उड़ाने का मौका कैसे छोड़ता। उसने तान्या से कहा, आपको एक कुएं के तल पर इन दो मेंढकों के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। औकात देखी है इनकी। महंगे और असली गहने दिखते कैसे हैं इन्हें तो ये भी नहीं पता होगा, फिर भी ये करोड़ों के गहनों का एक टुकड़ा डिजाइन करना चाहते हैं। क्या मजाक है। इस बारे में बोलते हुए दर्श ने शिवम को घूर कर देखा और धमकी दी, और तुम क्या कहा था मैंने तुमसे? मेरी चेतावनी को अनदेखा करने की तुमने हिम्मत कैसे की? अब देखना, ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं तुम्हें कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। जवाब देने के किसी भी इरादे के बिना शिवम ने दर्श को नजरअंदाज कर दिया और दृष्टि के साथ चला गया। अरे बेवकूफ गवार इंसान, किससे पंगा ले रहा है तू? दर्श चिल्लाता है और जाते हुए शिवम की पीठ को गुस्से से देखता रह जाता है। गलियारे में शिवम ने दृष्टि का चेहरा देखा। ऐसे खुशी के दिन भी काफी उदास और परेशान दिख रही थी वो। जाहिर है शिवम को उसकी उदासी का कारण भी पता है। उसने उसकी ओर देखा और सलाह दी, इनकी बातों को भूल जाओ। ये वक्त खराब बातें सोच के खुद को नीचे गिराने का नहीं, अपने काम पर ध्यान देकर खुद को साबित करने का है। मौके का फायदा उठाओ दृष्टि, तुम कर सकती हो, और मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ। दृष्टि ने गंभीरता से सिर हिलाया। लिफ्ट जब तक ग्राउंड फ्लोर तक आई, दोनों में और कोई बात नहीं हुई। दृष्टि सोच में डूबी है। किस सोच में, ये शिवम जानता है। नीचे आकर दोनों चुपचाप नारंग ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर निकल गए कि सिमी और अखिल को फोन पर अपने प्रमोशन की बात बता दी थी। काफी अरसे बाद इस घर के लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिली थी। खुशी मनाने के लिए आज सिमी ने पहली बार अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाया था। खाना नहीं, 56 भोग तैयार कर रखे थे उसने। हमारी बेटी को कंपनी में चीफ डिजाइन अधिकारी की पोस्ट मिल गई है। उसे करोड़ों के ज्वेलरी प्रोजेक्ट का इंचार्ज भी बनाया गया है। मेरा तो नाचने को मन कर रहा है। आज हमारा पूरा परिवार जश्न मनाएगा। सिमी ने खाने की मेज पर खुशी से कहा और अपने हाथों से रेड वाइन की एक बोतल खोली। माँ,
मैं इस समय केवल एक एक्टिंग डायरेक्टर हूँ। मेन पोस्ट तो मुझे तब मिलेगी जब मेरे डिजाइन्स सबके मुकाबले में जीत पाएंगे। दृष्टि ने गंभीरता से कहा, ये एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं होता। चेयरमैन विक्रम टोकस को तेरी काबिलियत पे इतना भरोसा है तो तुझे कोई नहीं रोक सकता, वो तान्या भी नहीं। आज से तू हमारे परिवार का गुरूर है। देखना, अब वो चीफ ज्वेलरी डिजाइनर तान्या भी तेरे ऑर्डर पे नाचेगी। सिमी ने खुशी से कहा। अखिल नारंग ने एक गंभीर संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ कहा, दृष्टि, मुझे लगता है इन नए चेयरमैन विक्रम टोकस को योग्यताओं की परवाह नहीं है। वो केवल उन्हें ही बढ़ावा देंगे जिनके अंदर काबिलियत है, क्षमता है। बेटा, ऐसे सुनहरे अवसर हर रोज नहीं मिलते। तुम्हें मिला है तो उसका पूरी लगन और मेहनत के साथ इस्तेमाल करो। क्योंकि हमारे परिवार का नारंग ग्रुप के अंदर ज्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए हमें भी सावधान रहना होगा और भविष्य में लो प्रोफाइल रखना होगा। हाँ पापा, मुझे पता है। दृष्टि ने सिर हिलाया और कहा, अरे हाँ, मैंने ये भी सुना कि शिवम ने कंपनी में फिर किसी को नाराज कर दिया है। सिंघानिया परिवार के उस दर्श ने इसे चेतावनी दी थी कि इसे सबक सिखाएगा, उसके बाद भी इसकी इतनी जरूरत। सिमी ने उदास भाव से कहा और शिवम की ओर एक असंतोष नजर से देखा। किसी काम के तो तुम हो नहीं, बस परेशानियां खड़ी करते हो हमारे लिए। दृष्टि को अपनी कंपनी में तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था। इसके अलावा दृष्टि, सिमी ने बोलना जारी रखा, मैंने सुना है तुमने शिवम को अपना असिस्टेंट बनने की भी अनुमति दे दी है। क्या मजाक है ये? किस लायक है ये? ऐसा ना हो इसके कारण तुम्हारा बना बनाया काम भी बिगड़ जाए। अपनी माँ की बात मानो और कल ही ऑफिस जाकर किसी और असिस्टेंट की व्यवस्था करो। बहुत गलत है ये फैसला। माँ प्लीज, आपको नहीं पता, विक्रम सर ने मुझे जो इस पोस्ट के लिए चुना है, उनके इस फैसले में शिवम का बहुत बड़ा योगदान है। दृष्टि ने कहा, हम ऑफिस में क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, उस मामले में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे अभी के लिए ये पोस्ट संभालने दो। सिमी ने झिझकते हुए शिवम की ओर देखा और झिझकते हुए अपनी सहमति व्यक्त की। लेकिन शिवम, बेहतर होगा कि तुम हमारे परिवार के लिए अब और परेशानी खड़ी मत करना। तुम्हें बस कंपनी में दृष्टि की मदद करनी है, उसे अपने साथ नीचे नहीं खींचना, वरना इस बार मुझे ही तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। उसी वक्त अखिल ने देखा कि उसका सिगरेट का डिब्बा खाली हो चुका है। उसने शिवम से कहा, शिवम, क्या बाहर जाके मेरे लिए सिगरेट का डब्बा ले आओगे? शिवम ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ गया। पिछले 2 वर्षों से सिमी के साथ रहने के बाद शिवम को उसका झुंझलाना और ताने सुनने की आदत हो गई थी। अब उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। घर से कुछ ही दूर चौराहे पर एक छोटी सी दुकान में सिगरेट के 2 डिब्बे खरीदने के बाद शिवम वापस जाने ही वाला था कि एक गाड़ी के जोर से ब्रेक लगने की आवाज आई और एक काली टोयोटा प्रारो अचानक ठीक उसके सामने आकर रुक गई। यही है वो शिवम गांधी। हाँ, वही फालतू सड़क से उठाया हुआ लड़का जिसे हमारे बॉस ने उठा लाने का आदेश दिया है। शिवम के बारे में बोलते हुए 2 लंबे चौड़े भयानक दिखने वाले आदमी अचानक कार से उतरे और शिवम की ओर ऐसे देखा जैसे उसे कच्चा चबा जाएंगे। शिवम ने जरा हैरानी के साथ पूछा, क्या तुम लोग यहाँ मेरे लिए आए हो? तुझे क्या लगता है? मोटे आदमी ने एक ठंडी खतरनाक मुस्कान के साथ कहा। इसके पहले कि शिवम कुछ सोच समझ पाता, उस आदमी ने उसके चेहरे की ओर एक मुक्का जड़ने के लिए अपनी मुट्ठी हवा में उछाली। आधे सेकंड के अंदर ही अंदर शिवम खुद पर होने वाले उस हमले को भांप लेता है और खुद को बाल बाल बचने में सफल होता है। दोनों हमलावरों की तेजता और गति को देखते हुए उसे एहसास हो गया था कि ये दोनों किसी के भेजे हुए भाड़े के लड़ाके थे जिन्होंने लड़ाई में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रखी थी। बहुत तेज प्रतिक्रिया है तेरी, मोटे आदमी ने अपना मुक्का छूटने के बाद हल्के झटके से कहा। तो मतलब निशाना तेरी टांगों को बनाना होगा, लंगड़ा करना होगा तुझे। जैसे ही दोनों मोटे आदमियों ने बाघों की तरह भयंकर भाव प्रकट किए, वो दोनों तरफ से एक साथ शिवम की ओर दौड़े और उसके घुटने पर भयानक लात मारी। बगल की ओर झुकते हुए शिवम ने अपने शरीर को घुमाते हुए और अपने पैरों को उन दोनों की ओर घुमाते हुए जवाबी कार्रवाई की। उसी पल हवा की एक जोरदार आवाज आई और उसके साथ कुछ टकराने की। क्योंकि उनके वार खाली गए, लेकिन शिवम अपनी एक एक टांग से उन दोनों की टांग पर वार करने में सफल हुआ। पलक झपकते ही दोनों मोटे आदमी
कई मीटर दूर उड़ गए और ठंडी कठोर जमीन पर जोरदार टक्कर और आवाज के साथ जोर से गिरे। मुंह से खून थूकते हुए दोनों ने शिवम की ओर देखा। उनकी आंखों में अब डर था, जबरदस्त डर। उन्हें ये विश्वास करना भयानक लगा कि कैसे शिवम ने उन्हें केवल 2 किक से अपंग कर दिया था। इतने क्रूर कौशल से नवाजे हुए इंसान को कैसे लोग नकारा और निकम्मा कहते हैं? क्या इसके बारे में जो अफवाह है वो गलत है? उन दोनों धूर्त आदमियों ने मन ही मन अपने इस हालात को श्राप दिया जिसने उन्हें शिवम के पास भेजा। इस नौकरी को स्वीकार करने के पहले वो वास्तव में मानते थे कि उन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं। शिवम के कौशल को इन दोनों ने ही काफी कम आंक लिया था। तुम दोनों को यहाँ किसने भेजा? बोलो। शिवम, जो अभी तक इन दोनों आदमियों के प्रति भावहीन था, अचानक उनकी तरफ ठंडी और तीखी नजर का चुभ जाने वाला तीर छोड़ता है। उसकी आंखों में सवार खून देखकर और ठिठुरन भरी आवाज सुनकर उन दोनों गुंडों की रूह कांप गई। ये देख शिवम ने उन पर निगाहें और पैनी कर दी। तक्षक महल के वंशज के रूप में वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि अनगिनत लोग उसके ठिकाने की तलाश में थे। यही वजह है कि वो अपने पीछे कभी कोई ऐसा सुराग नहीं छोड़ता था जिसका इस्तेमाल उसके दुश्मन उसका पता लगाने के लिए कर सकते थे। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, ये क्षेत्र वो शहर था जहां दृष्टि का परिवार रहता था। उनमें से एक गुंडे ने कांपती हुई आवाज में कहा, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो बस हमारे बॉस के ऑर्डर पे काम करते हैं। दूसरे गुंडे ने उतनी ही खौफ के साथ कहा, और हमें ऑर्डर देने वाले भाई जी हैं, इसलिए बेहतर है कि आप लापरवाही से काम ना करें, वरना वो आपका जीना मुश्किल कर देंगे। शिवम को पहले जरा हैरानी हुई, फिर उसने एक पल के लिए सोचा, गाजियाबाद का जगनपुरी? हाँ, हम गाजियाबाद जिले के भाईजी जगनपुरी के लिए काम करते हैं। चूंकि आपने भाईजी की उपाधि के बारे में सुना है, इसलिए आपको अपने कदम जरा फूंक फूंक कर रखने चाहिए। जब उन गुंडों में से एक ने देखा कि शिवम ने भाईजी यानी पुरी के नाम के बारे में सुना है, तो उसका स्वर और भी कठोर हो गया। शिवम ने एक व्यंग्य भरी हंसी हंसी। जगनपुरी गाजियाबाद जिले का लोकल डॉन काला बाजार में कई गैर कानूनी व्यवसायों के नियंत्रण में था। न केवल उसके पास धन और प्रभाव दोनों थे, बल्कि दिल्ली शहर में भी उसके अत्याचारों के काफी खौफनाक चर्चे थे। पुरी ने तुम दोनों को यहाँ क्यों भेजा? शिवम ने गरजते हुए पूछा। दोनों गुंडों की घिघियां बंद गई। जाहिर था कि वो शिवम के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। खौफ एक बार फिर उनकी आंखों में हिलोरे मारने लगा और साथ आई एक झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज। जिसे थप्पड़ पड़ा था, उस गुंडे ने अपना घायल गाल एक हाथ से ढक लिया, पर वो अब भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। ये देख शिवम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो उनके पास गया और दोनों को बेरहमी से थप्पड़ मारने लगा। उनके गाल पहले ही सूज गए थे, अब मांसपेशियां भी दर्द से कांपने लगी। मेरे धैर्य को चुनौती मत दो। जब उन्होंने महसूस किया कि नुकीले खंजर सी आंखें उन्हें घूर रही है, तो उनमें से किसी ने भी उसे सीधे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। चारों ओर से घिरे चूहे की तरह घबराए हुए उन्हें एहसास हो गया था कि यहाँ से भागना मुमकिन नहीं है और कोई चारा नहीं है। ये सोचकर दोनों में से एक गुंडे ने सर झुकाकर कहा, भाई जी ने हमें एक दिन छतरपुर जिले पर निगरानी रखने का आदेश दिया था। हमें ऑर्डर मिला था कि दृष्टि नारंग के परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर निकले, हम उन्हें बांध कर उठा लें। वो हाथापाई करे तो उन्हें वहीं खत्म कर दें। भाई जी उन्हें उठवा कर उनके साथ क्या करना चाहते हैं, इसका हमें सच में अंदाजा नहीं। अगर शिवम की जगह दृष्टि के परिवार का कोई आज बाहर निकला होता तो निश्चित रूप से ये उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। ये सोचकर शिवम गुस्से से आग बबूला हो उठा। ये बात बोलने वाले गुंडे के चेहरे पर शिवम ने एक जबरदस्त मुक्का मारा। वो दर्द से तड़प कर छटपटाने लगा। उसके माथे से खून बह रहा था, पर शिवम ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। मुझे पुरी के पास ले चलो, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। उसे लग रहा था उसे दृष्टि के परिवार को जल्दी ही किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा, क्योंकि छतरपुर में दुश्मनों की नजर अब उन पर थी। भले ही इन गुंडों ने तक्षक विद्या सीख रखी है, पर शिवम के सामने ये नौसिखिए थे। इस बात से शिवम को एहसास हुआ कि प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया के लोगों को अभी तक उसके ठिकाने का पता नहीं चल पाया है।
शिवम ने फैसला कर लिया कि वो जगनपुरी से मिलेगा और इन सब के पीछे जो भी है वो उसे ढूंढ कर रहेगा। शिवम की शक्तिशाली मार्शल पावर को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद दोनों गुंडों ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी ढंग से शिवम को साथ लेकर वहां से चल दिए। 20 मिनट बाद टोयोटा प्राडो शहर के दक्षिणी हिस्से कनॉट प्लेस में स्थित स्काई टावर के सबसे बड़े नाइट क्लब में रुक गई। गुंडों के नेतृत्व के बाद शिवम स्काई टावर की तीसरी मंजिल तक जाने के लिए आगे बढ़ा। भव्य हॉल में प्रवेश करने पर शिवम का शानदार सजावट से स्वागत किया गया, जबकि सुंदर वर्दीधारी महिलाओं ने क्षेत्र में हर जगह रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम किया। हालांकि शिवम को ऐसे माहौल का कोई शौक नहीं था। कुछ देर बाद शिवम ने खुद को एक निजी बड़े कमरे में पाया। उज्जवल रोशनी वाले कमरे के बीच में एक सम्मेलन की मेज थी जिसके चारों ओर 10 से अधिक लोग थे। वो सभी बेहद क्रूर लग रहे थे क्योंकि उनकी उजागर त्वचा टैटू से भरी थी, जिसने उनकी डरावनी उपस्थिति में और योगदान दिया। सम्मेलन की मेज के दूसरे छोर पर एक दुबले पतले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ एक भयावह उपस्थिति बैठी थी। एक फूलदार कमीज पहने वो लगातार अपने हाथ में रुद्राक्ष की डोरी डालकर खेल रहा था। मैं निश्चित रूप से आपकी हिम्मत से प्रभावित हूँ, मेरे आदमियों को पीटने और फिर भी मेरे पास आने की हिम्मत करने के लिए। पुरी ने अपने मुंह में एक सिगार लेकर बात की। ऐसा लग रहा था कि वो शिवम की तरफ देख रहा है। आप जगनपुरी हैं, है ना? मेरे पास गुंडे भेजने के लिए किसने आपको ऑर्डर दिया? शिवम ने शांति से पूछा। हाँ, पुरी ने तिरस्कार से भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। दिल्ली शहर में काफी साल रहा, पर तुम्हारे जैसा बेवकूफ कभी नहीं देखा। मेरे क्षेत्र में दौड़ने के बाद भी तुमने इतना अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? क्या लगता है तुम्हें? हो कौन तुम? तुम्हारे पास स्वर्ग का रास्ता था, फिर भी तुमने नरक का चुना। पुरी ने अपनी उंगलियां थपथपाने से पहले कहा। अपाहिज कर दो इसे। हाँ भाई जी। उसी पल में सम्मेलन की मेज के चारों ओर काले रंग के दर्जनों पुरुष ने शिवम को खतरनाक रूप से देखा। पुरी के 30 से अधिक आदमी टेबल के नीचे से 1 मीटर से अधिक लंबी स्टील की छड़ें निकालने के लिए आगे बढ़े और शिवम की ओर दौड़ पड़े। उनकी प्रत्येक गतिविधि तेज लेकिन हिंसक थी। जैसे ही उन्होंने अपनी स्टील की छड़ें शिवम की खोपड़ी की ओर घुमाई, ऐसा लगा जैसे शिवम की मौत आज निश्चित है। क्या होगा शिवम का? क्या वो स्काई टावर से जिंदा निकल पाएगा? क्या दुश्मनी है जगनपुरी की दृष्टि के परिवार से? शिवम से सामना होने के बाद वो दृष्टि के परिवार के साथ क्या करेगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।